अच्छा आवाज। थर्मोकेमिस्ट्री में वी डिस्कस रिएक्शन। रिएक्शंस क्या होती है? इस टाइप की कोई जर्नल रिएक्शन होगी, ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी डी। इस टाइप के हमारे पास रिएक्शन। हमें पूछा जाता है व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। हमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज इज एक्चुअली डेल्टा एच। ठीक है गाइस, एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या? डेल्टा एच। जैसे लिखा नहीं आता डेल्टा एच इज -200, डेल्टा एच इज +50, ये वही डेल्टा एच। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। अब यहाँ पे समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, रिएक्शंस मोस्टली occur at constant temperature and pressure. Sometimes at constant volume and temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कई बार रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही होंगी, कई बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही होगी। क्वेश्चन में बता रखा हो दिस रिएक्शन टुक प्लेस इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, कि कंटेनर की वॉल्यूम फिक्स्ड है तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रही है। टेम्परेचर हम कांस्टेंट मान, अब तुम बोले सर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहा? बेटा सपोजिंग रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हुई, तो ऐसे मान के चलो वो हीट किसके पास जाएगी? सराउंडिंग के पास। सिस्टम ने हीट रिलीज करी, सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब करी। लेकिन सराउंडिंग तुम्हें याद होगा मैंने बताया था बहुत वास्ट होता है, उसमें हीट दे दो या निकाल दो टेम्परेचर वही रहता है। जब टेम्परेचर वही रहेगा इसका मतलब है सिस्टम का टेम्परेचर, जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो भी धीरे धीरे सराउंडिंग के बराबर ही हो जाएगा फाइनली। तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल ऑलवेज बी इक्वल टू दैट ऑफ सराउंडिंग। चाहे वो हीट दे दे सराउंडिंग को या सराउंडिंग से हीट ले ले, उसका फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का क्या पहुंच जाएगा? एट द एंड इट विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हम लोग ये एंथैल्पी है, जर्नल एंथैल्पी है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी टर्म वो यहीं से उठ के आई। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई कि जो सिस्टम का टेम्परेचर है, जो रिएक्शन सिस्टम का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के बराबर ही हो जाएगा, चाहे वो उसमें से हीट निकल जाए या उसको हीट मिल जाए सराउंडिंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? वो सराउंडिंग से हीट ले रहा होगा। हम कहते नहीं इट एब्जॉर्ब्स हीट, वो हीट उसने कहां से ली? सराउंडिंग से। लेकिन फाइनल टेम्परेचर उसका वही पहुंच जाना है सराउंडिंग के बराबर। एट द एंड सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो एट द एंड ऑफ इट, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू दैट ऑफ सराउंड। तो टेम्परेचर तो सेम रहता ही है। कुछ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हम करते हैं, कई बार हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर देते हैं रिएक्शन। अब गाइस ये जो अभी हमने रिएक्शन लिखी थी, इसमें डेल्टा एच फॉर रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच को हम एच फाइनल माइनस एच इनिशियल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? एंथैल्पी फाइनली माइनस एंथैल्पी इनिशियल। एंथैल्पी फाइनली को मैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बोल सकता हूँ, एंथैल्पी इनिशियल को मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बोल सकता हूँ। क्लियर है गाइस? जो एंथैल्पी चेंज है वो हम कैसे निकालेंगे? एंथैल्पी फाइनली जो कि प्रोडक्ट्स की है माइनस एंथैल्पी इनिशियली जो कि रिएक्टेंट्स की है। हाँ है ना? तो अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन को देखें, इट विल बी सी टाइम्स एंथैल्पी ऑफ सी प्लस डी टाइम्स एंथैल्पी ऑफ डी माइनस ए टाइम्स एंथैल्पी ऑफ ए प्लस बी टाइम्स एंथैल्पी ऑफ। हाँ, डेल्टा एच फॉर रिएक्शन, enthalpy change for reaction can be written as enthalpy finally minus enthalpy initially। फाइनली में हमारे पास प्रोडक्ट्स है, इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट्स थे। ये हमारे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंथैल्पी वैल्यू। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? ये है एंथैल्पी फाइनली, ये थी एंथैल्पी इनिशियली। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे?
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? दैट इज हाउ वी कैलकुलेट। अगर दो मोल बन रहे हैं तो उन दोनों की एंथैल्पी ऐड अप करेंगे ना बेटा। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? ये एंथैल्पी है क्या बच्चों? ये एंथैल्पी ऑफ सी, एंथैल्पी ऑफ डी, एंथैल्पी ऑफ ए, एंथैल्पी ऑफ बी, दीज आर एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर है बच्चों? जैसे एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, C3H6 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2। तो मैं बैलेंस कर देता हूँ बच्चों। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे डेल्टा H फॉर रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों? ये कंबशन रिएक्शन है गाइस। इसके लिए एंथैल्पी चेंज इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ H2 माइनस एंथैल्पी ऑफ C3H6 प्लस 9 टाइम्स 9/2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, ये बताओ। ये है हमारा एंथैल्पी चेंज। ठीक है ना बच्चों? डेल्टा यू रिएक्शन क्या होगा बच्चों? डेल्टा एच रिएक्शन हमने देखा, अब हम देख रहे हैं डेल्टा यू रिएक्शन क्या होगा। ठीक है ना बच्चों? तो डेल्टा यू रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू रिएक्शन निकालने का तरीका होता है डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा यू रिएक्शन प्लस डेल्टा ऑफ पी। पी तो कांस्टेंट है रहा बच्चों, तो ये हमारा बन जाएगा डेल्टा यू रिएक्शन प्लस पी डेल्टा। रिएक्शन अकर एट कांस्टेंट प्रेशर नॉर्मली, तो पी कांस्टेंट, पी बाहर। हाँ बेटा, वो मैं भी बताता हूँ। अभी हम कांस्टेंट प्रेशर मान के चलते। क्लियर है गाइस? ये हमारा होगा नहीं होगा? ये ज्यादातर किस टाइप की रिएक्शन में हम फॉर्मूला यूज करते हैं? ये वाला फॉर्मूला ये हम तब यूज करते हैं जैसे तुम्हें दे रखा है कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड की फॉर्म में जा रहा है। ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तुम्हें स्पेसिफाइड है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है गाइस? हमें दोनों की वॉल्यूम बता रखी है, से हमें इस रिएक्शन के 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट गोइंग टू 1 मोल कार्बन डायमंड, इसका डेल्टा यू पूछा गया है। कैसे निकालोगे? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी, पी डेल्टा वी टू बी एग्जैक्ट। यहाँ पे हमें प्रेशर दे रखा होगा किस प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रही है, और हमें वॉल्यूम दे रखी होगी किसकी? ग्रेफाइट की और डायमंड। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ डायमंड विल बी गिवन टू यू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वो हम कर देंगे एंड विल गेट अवर आंसर। तो पी डेल्टा भी ज्यादातर हम इस टाइप की रिएक्शन के लिए यूज कर रहे हो। डेल्टा यू फॉर रिएक्ट। क्लियर है गाइस? ठीक। कई बार हमें ये वाला यूज कर रहे होंगे हम फॉर्म। क्या? ये मैंने बता दिया, ज्यादातर जब तुम्हारे पास सॉलिड या लिक्विड दे रखे हैं तब हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? पी डेल्टा वी। ठीक है गाइस? अदरवाइज हम पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा ऑफ एनआरडी भी लिख सकते थे। हाँ या ना? नाउ दीज रिएक्शंस आर अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो डेल्टा है किसके याद आएगा? एन के याद आएगा नहीं आएगा? डेल्टा एनजीआर। ये फॉर्मूला हम तब यूज कर रहे होते हैं जब गैसेस आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा यू रिएक्शन प्लस डेल्टा एनजीआर। दिस इज मोर कॉमनली यूज फॉर्मूला एज कम्पेयर टू पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी के क्वेश्चन कम आते हैं, डेल्टा एनजीआरटी के ज्यादा आते हैं। जैसे उसी रिएक्शन पे आते हैं जो भी हमने करी थी, C3H6 प्लस 9/2O2 गिविंग 3CO2 प्लस 3H2। नॉर्मली ये गैस, ये गैस, ये गैस और H2O क्या हो गया बच्चों? लिक्विड। नॉर्मली ये होता है। अब तुम्हें ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जब हम पीवी को एनआरडी लगा रहे हैं, जब हम पीवी को एनआरडी लगा रहे हैं दैट इज फॉर गैसेस। मतलब अगर लिक्विड्स हैं तो उनके मोल्स हम इग्नोर कर रहे होंगे लिक्विड या सॉलिड्स के इन द रिएक्शन।
जब भी गैसेस इन्वॉल्व है पी डेल्टा वी फॉर्मूला नहीं चलता, हमारा हमारा डेल्टा एन जी आर ही लगा रहे होते हैं हम। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ पे डेल्टा एच रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा यू रिएक्शन प्लस डेल्टा एन जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा एन जी आएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? प्रोडक्ट्स के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। वाटर हमने इग्नोर कर दिया बिकॉज दैट वाज इन लिक्विड स्टेट। गैसियस, डेल्टा एन जी का मतलब होता है गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज व्हाट वी टेक। डेल्टा एन जी का मतलब है, डेल्टा एन जी का मतलब है एन फाइनल माइनस एन इनिशियल गैसेस। एंड फाइनली मोल ऑफ गैसेस कितने हैं प्रोडक्ट में? तीन, ये तीन। रिएक्टेंट में कौन कौन सी गैसेस हैं? इसका एक, इसके 9/, ये हमने लिया। समझ आ गया नहीं आ गया बच्चों? तो गाइस टेम्परेचर का बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये फॉर्मूला हमारा तब चलेगा जब टेम्परेचर में ले रहा हूं से 300 केल्विन। ठीक है, एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर 500 केल्विन कर देते क्या फर्क पड़ता है बच्चों? बताओ मुझे। हम कहते हैं इन दैट केस 500 केल्विन का मतलब है ये जो H2O है इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो डेल्टा एनजी चेंज हो जाता है बच्चों। दिस इज एट टेम्परेचर 500 केल्विन। इसके 3 और इसके भी, क्योंकि उस वक्त H2O विल बी एग्जिस्टिंग एज गैस। तो डेल्टा एनजी का बहुत बड़ा, डेल्टा एनजी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है अगर तुम्हारा टेम्परेचर हाई ले लो। H2O की भी हमने ले ली, हाँ इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहाँ तक? ओके। डेल्टा एच और डेल्टा यू पता चल गया हाउ दे आर कैलकुलेटेड। डेल्टा एच दे रखा है तो डेल्टा यू कैसे निकालना है? डेल्टा एच दे रखा है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी या डेल्टा एच जी आर, डिपेंडिंग अपॉन हमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं वो हम यूज करें। ठीक है गाइस, अब आते हैं, तुम्हें याद है बच्चों हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बच्चों? एंड कैन आई से हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैन बी रिटन एज डेल्टा यू रिएक्शन बच्चों? लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है बच्चों? हाँ या ना? मैं इसको Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है। हम कहेंगे जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो वर्क डन इज 0। सो Q हीट एक्सचेंज विल बी इक्वल टू डेल्टा यू रिएक्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम W will be equal to 0 and heat exchange will be equal to delta U for the reaction। गाइस अगर तुमने बात करनी बंद नहीं करी ना बाहर जाओगे। गाइस ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू में W 0 हो जाएगा एंड हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर रिएक्शन। हाँ है ना? क्लियर है? ओके, आर लिख देता हूँ सिंपली। नेक्स्ट आते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हें याद है डेल्टा एच हमारा क्या होता है? डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना? और हमारा Q क्या बन जाता है बच्चों? Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। यहाँ पे W क्या होता है बच्चों? माइनस पी डेल्टा वी होता है नहीं होता है गाइस? वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी। वर्क डन का ये तो फॉर्मूला होता है माइनस प्रेशर इंटू डेल्टा वी। आइसोबैरिक है तो पी डेल्टा वी बन जाता है। ठीक है ना गाइस? यहाँ से हमारा क्यू भी क्या निकल के आएगा जब तुम वर्क डन को इधर लेके आओगे? डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी? हाँ या ना?
तो यहां से हमें दिख रहा है कि डेल्टा एच एंड क्यू आर सेम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये करवाया था मैं। काम की चीज यहाँ पे क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस पी डेल्टा वी। और यहाँ पे फॉर अ रिएक्शन इट कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये इंपॉर्टेंट। रिएक्शंस के लिए, हाँ गैस, मतलब माइनस पी डेल्टा वी ज्यादातर हम किसके लिए यूज करेंगे, जब तुम्हारे पास सॉलिड या लिक्विड दे रखे, एंड इट कैन आल्सो बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। मैं अलग लिख देता हूँ, और डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर इफ गैसेस आर इन्वॉल्व, if gases are involved। समझ में आया या नहीं आया, बोलो गाइस, क्लियर हो गई ये चीज। खाली गैस, हाँ, और सिर्फ मीन्स खाली नहीं, अगर गैसेस इन्वॉल्व है, सॉलिड्स के साथ गैस इन्वॉल्व है तो हम गैस वाला उठा ले। अगर प्योरली सॉलिड या लिक्विड प्रेजेंट है तो हम पी डेल्टा वी लगा दें। गैसेस इन्वॉल्व हैं और उसके साथ कुछ और भी प्रेजेंट है सॉलिड या लिक्विड, तो विल यूज द फॉर्मूला डेल्टा एनसीआर। जब प्योरली तुम्हारे पास सॉलिड या लिक्विड दे रखा है सिर्फ, तब हम पी डेल्टा वी लगाए। ठीक है बच्चों, एनीवे दिस वाज इंपॉर्टेंट स्टफ जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। बाकी तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू रिएक्शन, Q एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन। और Q क्या होता है बच्चों, हीट। तो हम लिख सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू रिएक्शन। आइडिया बीइंग कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो तुमसे डेल्टा एच रिएक्शन नहीं पूछा, वो तुमसे डेल्टा यू रिएक्शन। और वो कहता है फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो तुमसे डेल्टा एच रिएक्शन पूछे। स्टेटमेंट ऐसे लिखी हुई आएगी, वो जागली ये नहीं कहेंगे डेल्टा एच या डेल्टा यू बताओ, वो ये लिखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ये यहीं से आया है, Q एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा ई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। हीट का मतलब हो गया Q एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा ई। समझ आ गया, कोई डाउट यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक, ग्रेट। तो हमें क्वेश्चन में तो ये बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन निकालो, दोनों के लिए हीट ऑफ रिएक्शन पूछेंगे। कभी बोल देंगे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो मतलब हमें डेल्टा एच निकालो। हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछा है तो डेल्टा यू रिएक्शन निकालो। क्लियर है गाइस, ग्रेट। एक चीज तुम्हें पता है कि अगर नो इफ Q इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक। और हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ प्रोड्स विल बी लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्यू नेगेटिव मतलब अभी मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूँ, Q इक्वल टू डेल्टा है। क्यू नेगेटिव मतलब प्रोड्स की एंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ज्यादा थी। इफ Q इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। एंथैल्पी ऑफ प्रोड्स इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोड्स इज मोर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बेसिक। कोई डाउट यहां तक बच्चों। अब हम जो एंथैल्पी चेंज देख रहे होते हैं, एंथैल्पी चेंज का मतलब है डेल्टा एच जो देख रहे होते हैं, एंथैल्पी चेंज के बजाय हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम। एंथैल्पी चेंज की जगह वी कैन से हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए बच्चों एक
नॉट लिखा हुआ जाता है, डेल्टा एच नॉट। ये जो ऊपर जो सर्कल है, दैट डिनोट दैट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन होती क्या है? हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशंस आर टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन, प्रेशर इक्वल टू 180। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर ये, प्रेशर ये। हाँ हाँ, एसटीपी वाज डिफरेंट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन डिफरेंट फॉर अ रिएक्शन टू टेक। अब आते हैं डिफरेंट हीट ऑफ रिएक्शन या डिफरेंट एंथैल्पी। डिफरेंट एंथैल्पीज पे आते हैं। बच्चों देखो, एक, अब हम एंथैल्पीज पढ़ते आएंगे, आज की क्लास में पूरी एंथैल्पीज ही चलेंगी। देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंथैल्पी। तो सबसे पहली चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, एंथैल्पी ऑफ अ एलिमेंट क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट। मोस्ट स्टेबल स्टेट। मोस्ट स्टेबल स्टेट को हम ये भी बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज जीरो। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो उसका सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है, उसमें उसकी एंथैल्पी हम क्या मान के चलते हैं? जीरो। मतलब कार्बन का डायमंड भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है, तो ग्रेफाइट की एंथैल्पी को हम क्या मान के चल रहे होते हैं बच्चों? जीरो ना, ग्रेफाइट। क्लोरीन स्टैंडर्ड कंडीशन में गैस की तरह एग्जिस्ट करता है। एट टेम्परेचर 298, प्रेशर 180 एम, इट एग्जिस्ट एज गैस। तो क्लोरीन गैस की एंथैल्पी हम क्या मान के चलते हैं? जीरो। ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन में? लिक्विड। तो उसकी एंथैल्पी जीरो। ब्रोमीन गैस की एंथैल्पी इज नॉट जीरो, ब्रोमीन लिक्विड की एंथैल्पी जीरो। आयोडीन सॉलिड की एंथैल्पी जीरो, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में इट एग्जिस्ट एज सॉलिड। हाँ बेटा, सारा याद करना है बेटा। सल्फर का रोम्बिक स्ट्रक्चर, उसमें उसकी एंथैल्पी जीरो। अब नॉर्मली जो ज्यादा स्टेबल होता है उसमें हम एंथैल्पी क्या मान के चल रहे होते हैं बच्चों? जीरो। फॉस्फोरस एक ऐसा है, उसमें रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, बट व्हाइट इज लेस स्टेबल एंड स्टिल उसकी एंथैल्पी को हम क्या मान के चल रहे होते हैं? जीरो। क्लियर है गाइस? याद करने का है कि किन की एंथैल्पी जीरो होती है। एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट की जीरो होती है, बाकियों की जीरो नहीं। जैसे अब इसका यूज कहां पे है बच्चों? ये देखो, ये अभी हमने रिएक्शन करी थी जहां पे हम ये करे थे। यहाँ पे गाइस एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, गैसियस स्टेट में ही है, इसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी? जीरो। जब तुम सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पे 9/2 इंटू जीरो आने वाला, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी जीरो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और एग्जांपल लेते, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिविंग HC। बच्चों प्लीज डोंट डू दैट। गाइस मैंने बोल दिया, अब नहीं बोलूंगा। गाइस ये है हमें दे रखा। अब इसमें डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा? जस्ट अ सेक। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, डेल्टा H रिएक्शन निकाल रहे हैं। इट विल बी व्हाट? एंथैल्पी ऑफ HCl माइनस हाफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले ये बताओ, बताओ। हम कहेंगे ये जीरो, ये जीरो। क्लियर है या नहीं? मतलब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या होगी बच्चों? जीरो हो गई, बिकॉज दे आर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट।
कंपाउंड होता तो जीरो नहीं होता, HCl की थोड़ी ना जीरो करिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। रियलाइज गाइस, यहाँ पे जो सॉलिड कार्बन लिया हुआ है, हम नॉर्मली अगर कुछ नहीं दे रखा विल कंसिडर इट टू बी ग्रेफाइट। कुछ नहीं दे रखा कार्बन के बारे में तो विल कंसिडर कार्बन टू बी ग्रेफाइट। अब यहाँ पे हमें डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है, क्या होगा बच्चों? एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस एंथैल्पी ऑफ O2 की जीरो होगी, कार्बन की भी जीरो होगी, क्योंकि इट इज एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। कार्बन गैस होता है यहाँ पे तो उसको जीरो नहीं पुट करते, तो तुम उसको जीरो पुट करोगे जहां पे एलिमेंट और स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट इसकी सॉलिड है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आयंस में भी किसी की तो हमें स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा जीरो। तो हमने क्या कहा, एंथैल्पी ऑफ H प्लस आयन इन एक्वा स्टेट इज जीरो। दिस इज समथिंग वी कंसिडर इंपॉर्टेंट। अगर आयंस दे रखे हैं तो किसी की एंथैल्पी तो जीरो पुट करनी पड़ेगी ना हमें। H प्लस की एंथैल्पी इज कंसिडर टू बी जीरो। अब आते हैं डिफरेंट एंथैल्पीज या डिफरेंट हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शंस या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चा? H प्लस एक्वस, एक्वस पानी के अंदर है ना डिजॉल्व, उसमें उसकी जीरो। क्लियर है गाइस? हाँ बेटा, अज्यूम कर लिया, वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी जीरो, ताकि अगर हमें बाकियों की एंथैल्पी निकालनी है या बाकियों की एंथैल्पी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक को स्टैंडर्ड मान के जीरो पुट करना पड़ेगा। इट हैज बीन आर्बिट्रेरली सिलेक्टेड एंड पुट इक्वल टू जीरो। हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे आते हैं। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंथैल्पी। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस 2023 में इसके ऊपर आ रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ ले। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड है तो नॉट आएगा, फॉर्मेशन के लिए एफ लिखा होगा। क्लियर है गाइस? हमें कहा गया है इट इज हीट एक्सचेंज व्हेन 1 mole of compound is formed, is formed from elements in their standard state। क्लियर है बेटा? पहली चीज, फॉर्मेशन जरूरी नहीं तुम्हारा हमेशा एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक ही हो। नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली फील आ रही है, हाँ है ना? हमने एक मोल कंपाउंड बनाया, ध्यान से सुना बच्चों, एक मोल कंपाउंड बनाया फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। उस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, दैट इज डेल्टा एच फॉर्मेशन का है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? ग्रेट। जैसे हमें फॉर्मेशन लिखा हुआ क्वेश्चन में, डेल्टा एच फॉर्मेशन इज -200, और पूछा गया होगा सपोजिंग व्हाट इज द रिएक्शन फॉर विच दिस डेल्टा एच इज -200। समझ आ रहा है बच्चों? तो तुम्हें अगर डेल्टा एच फॉर्मेशन लिखा हुआ है से HCl का या H2O का या CO2 का, यू नीड टू नो कि किस रिएक्शन की डेल्टा एच वैल्यू दे रखी है तुम्हें। यू नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई विच रिएक्शन डेल्टा एच वैल्यू इज गिवन टू यू। रिएक्शन बनानी आनी चाहिए तुम्हें डेल्टा एच वैल्यू से। क्लियर है गाइस? तो हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस हम बना रहे हैं फ्रॉम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों इसके? कार्बन और ऑक्सीजन, और वो भी किसमें बच्चों? स्टैंडर्ड स्टेट में, मतलब कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस। इससे हम क्या बना रहे हैं बच्चों? CO2। और बेटा बैलेंस किस हिसाब से करना है हमें? CO2 के एक मोल के हिसाब से बैलेंस करना है, क्योंकि फॉर्मेशन इज व्हेन 1 mole ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। बैलेंसिंग इस हिसाब से करोगे कि एक मोल प्रोडक्ट के हिसाब से बैलेंसिंग करी जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
तो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ा। एक और चीज बच्चों, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, डू यू रियलाइज इसमें रिएक्टेंट हमेशा जीरो होंगे फॉर्मेशन वाले, क्योंकि रिएक्टेंट है क्या, रिएक्टेंट्स आर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो कैन आई से डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ CO2? हाँ या ना? गुड, क्योंकि वो माइनस जीरो आने वाला। तो यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, दिस हेल्प्स यू in quickly getting your answers, guys. Delta H naught formation of compound is nothing but enthalpy of compound. क्लियर है? तो बच्चों जरा मुझे बताओ, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड क्या होगा? इसकी रिएक्शन लिखो बच्चों, विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन ऑब्वियसली। H2O लिक्विड का डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन क्या होगा? बैलेंस इक्वेशन देना बच्चों, आई नीड अ इक्वेशन। गाइस एक बार क्वेश्चन आ गया था कि इनमें से चार रिएक्शन दे रखे, विच इज डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन। यही में ये क्वेश्चन उठ के आ गया सीधा, दैट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन अ पर्सन कैन हैव, कि इनमें से कौन सी रिएक्शन फॉर्मेशन वाली है, कौन सी नहीं है, जस्ट ऑन द डेफिनेशन का। आई जस्ट नीड द रिएक्शन, बन गई। कितने बच्चों ने 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O कर दिया है? आपकी जगह सर 2 कर। हाँ तो गलत कर दिया। क्लियर है बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी आवर इक्वेशन, जिसका हमारा डेल्टा मतलब डेल्टा एच फॉर्मेशन के लिए जो वैल्यू है वो इस रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है। सपोजिंग डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखा है -200, तो -200 इज when 1 mole of H2 reacts with half mole of H2 to give 1 mole of H2O liquid। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? नहीं। और हम कह सकते हैं डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O is nothing but enthalpy of H2O. बाकी यार एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड्स। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या होगा बच्चों? NH3 गैस। बताओ गाइस, बैलेंस करके रिएक्शन दो। हाँ या ना? गैस गैस। ठीक है बच्चों, अगर मैं लेता हूं, हाँ हाँ बेटा, ये तो है, इधर लिख दिया। ठीक है ना? और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ NH, बाकी सब जीरो है। लास्ट वाले की रिएक्शन लिखो गाइस खुद से। रिमेंबर करो, लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स होनी चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए, उससे एक मोल प्रोडक्ट बना। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक रिएक्शन। डजंट मैटर जो भी हमें दे रखी है फॉर्म, राइट हैंड साइड की स्टेट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड की स्टेट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? CO का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? CO का, CO गैस, ये होगा नहीं होगा? इट इज नॉट गोइंग टू बी 2C plus O2 गिविंग 2CO, इट हैज टू बी बैलेंस एज पर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों एक मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब नॉर्मली हम कह देते हैं कि फॉर्मेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, नॉट ऑलवेज।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती फॉर्मेशन वाली। अगर तुम कंप्लीट कंबशन नहीं करी, ये कंबशन रिएक्शन थी जो तुमने ऊपर देखी थी, H2 plus O2 giving H2O, combustion of hydrogen, C plus O2 giving CO2, combustion of carbon। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आइडिया इज नॉर्मली कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक बट नॉट ऑल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सपोजिंग तुम कंप्लीट कंबशन नहीं करा रहे तो हो सकता है कि तुम्हारा हीट इवॉल्व ना हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो। कंप्लीट कंबशन में तो हम कहते हैं कि भी चीज को जलाओगे हीट रिलीज होगी, लेकिन अगर तुम इनकम्प्लीट कंबशन करोगे तो पूरी हीट मतलब जितनी रिलीज होनी चाहिए उतनी होगी नहीं, तो देयर इज अ चांस कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक ना हो, ओवरऑल रिएक्शन माइट बी एंडोथर्मिक। क्लियर है? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए यू कैन नॉट बी श्योर कि डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, ये तुम नहीं कह सकते। इट माइट बी पॉजिटिव, इट माइट बी नेगेटिव। सेकंड में आते, हाँ बेटा, एंडोथर्मिक हो सकता है क्या बेटा? मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर अब ये काम करते कंबशन और कर लेते, अभी हमने फॉर्मेशन देखा है, फॉर्मेशन में कुछ फॉर्मेशन ऐसी थी जो कंबशन वाली रिएक्शन, अभी उसके बाद क्लैरिटी आ जाए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे लिखा जाता है बच्चों? डेल्टा एच नॉट सी। फॉर्मेशन के लिए एफ, कंबशन के लिए सी। नाउ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, heat evolved, it is always negative. Formation can be positive or negative. Combustion is always negative, हमेशा हीट रिलीज होगी। फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? इट इज द हीट इवॉल्व व्हेन 1 mole of substance is burned in excess of oxygen। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हमने सब्सटेंस को बर्न कर दिया, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इनकम्प्लीट कंबशन नहीं कर रहे, कंप्लीट कर रहे। कंप्लीट कंबशन करोगे तो इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों यहाँ पे? कंबशन रिएक्शन के लिए तुम्हें 1 मोल रिएक्टेंट लेना है। फॉर्मेशन के लिए 1 मोल प्रोडक्ट के हिसाब से बैलेंस करोगे, कंबशन के लिए 1 मोल रिएक्टेंट के हिसाब से रिएक्शन बैलेंस करी जाएगी। वो सब्सटेंस जिसे तुम जला रहे हो उसका 1 मोल के हिसाब से रिएक्शन बैलेंस करी जाएगी। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? तो मुझे बताओ डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ कार्बन क्या हो? बताओ मुझे, इसकी रिएक्शन क्या होगी? डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी सी प्लस O2 गिविंग CO2। कंबशन कर दिया, हमने बैलेंस किया है 1 मोल सी के हिसाब। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 1 मोल रिएक्टेंट को बर्न किया इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हमें बताया सी को ऑक्सीजन में बर्न करोगे CO2 बनता है। क्लियर है गाइस? अब डू यू रियलाइज ओवर हियर कि जो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन था CO2 का और जो डेल्टा एच नॉट कंबशन है कार्बन का, इन दोनों ही रिएक्शन की जो रिएक्शन, इन दोनों ही रिएक्शन का जो कॉमन रिएक्शन दैट इज गोइंग टू कम आउट सेम, फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज सेम एज कंबशन ऑफ कार्बन। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही क्या? डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 is delta H naught combustion of carbon is equal to enthalpy of CO। ये चीज समझ आई नहीं आई? बताओ मुझे भाई, रिएक्शन सेम तो डेल्टा एच वैल्यू सेम। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, जो हमारा ऊपर क्वेश्चन था जो हमने सबसे पहले लिखा था क्या, C3H6 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हम डेल्टा एच निकालना देख रहे थे, वहां पे तुम्हें क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी होंगी ना बेटा इस चीज की, किसकी? ये जो हमारा है ये, इधर ध्यान से देखो, ये जो दे रखा है इसकी वैल्यूज दे रखी होंगी नहीं दे रखी होंगी? ये तो हमें बताया 0 होगा। अब इनकी वैल्यूज कैसे दी होंगी तुम्हें, मैं ये बताना चाह रहा हूं। इनकी वैल्यूज के लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ कार्बन इज से 200 -200, इस तरीके से दे रखा होगा।
हम क्या कहेंगे, अच्छा कंबशन ऑफ कार्बन मतलब फॉर्मेशन ऑफ CO2 मतलब एंथैल्पी ऑफ CO2 वो दे रखी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? 200 ही लेंगे आप फिर साइन थीटा। 200 नहीं, 200 लेंगे। कंबशन ऑफ कार्बन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ CO2। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? enthalpy of combustion of carbon is same as enthalpy of formation of CO2 is same as enthalpy of CO2। हम सीधा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ -200 कर दें। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? CO2 के लिए ऐसे ही H2O के लिए वो या तो तुम्हें क्या देगा, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन देगा या फॉर्मेशन ऑफ H2O देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? मैं ये बता रहा हूँ ये वैल्यूज कैसे दी होंगी तुम्हें क्वेश्चन। अगर उन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन में तो दे माइट गिव यू डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ C3H6। ये क्या है बेटा? ये यही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ C3H6 इज नथिंग बट दिस, यही वैल्यू दे रखी है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे या वो क्वेश्चन में तुम्हें डेल्टा H0 कंबशन ऑफ कार्बन दे, उन्होंने तुम्हें यही वैल्यू पकड़ा रखी है, ये थ्री नहीं, यही वैल्यू पकड़ा रखी। क्लियर है गाइस? आई एम ट्राइंग टू टेल यू वैल्यूज किस फॉर्म में दी होंगी तुम्हें। मेरे ख्याल से अब समझ में आ जाना चाहिए। ओके गुड। तो एक काम करो, ये भी हमने कार्बन के लिए देखा। हाँ बेटा बताओ। हाँ बेटा ये करो बच्चों, डू दिस वन, राइट दिस डाउन। इसकी रिएक्शन क्या होगी, जाओ बेटा बच्चों बताओ क्या होगा रिएक्शन। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है गाइस, H2 प्लस O2 गिविंग H2O बनने वाला है। हाँ, इट विल बी बैलेंस, इंपॉर्टेंट चीज गाइस। इट विल बी बैलेंस एज पर 1 मोल ऑफ H2। वो जो हमने रिएक्शन बैलेंस करी थी दैट वाज एज पर 1 मोल ऑफ H2O। जब फॉर्मेशन देख रहे थे, जब हम फॉर्मेशन देख रहे थे, वी आर बैलेंसिंग द रिएक्शन एज पर 1 मोल ऑफ H2O। यहाँ पे वी आर बैलेंसिंग एज पर 1 मोल ऑफ H2। इंसिडेंटली दोनों ही रिएक्शन सेम आ रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। अच्छा लिक्विड ही क्यों लिया बच्चों हमने? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर 298 पे H2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों? टेम्परेचर 298 पे H2O एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। बच्चों मैं ये बता रहा था कंबशन ऑफ कार्बन की कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की रिएक्शन ये बनी सारी चीज। यहाँ पे जो हम बैलेंस करेंगे वो बैलेंस करेंगे एज पर 1 मोल ऑफ H2। ग्रेट। और it is nothing but enthalpy of H2O also. Enthalpy of formation is same as enthalpy of that compound is also equal to in this particular case enthalpy of combustion of hydrogen। मतलब H2O के बारे में डिटेल्स या तो H2O का फॉर्मेशन दे रखा होगा या हाइड्रोजन का कंबशन दे रखा होगा। एंड कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्या है इक्वल टू कंबशन ऑफ H2 किसका? और H2 H2O का फॉर्मेशन इज सेम एज कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। H2O का फॉर्मेशन इज सेम एज कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये वैल्यूज किस फॉर्म में दी होंगी तुम्हें, जो हमने सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन है जो हमारा एग्जाम में आएगा। एंथैल्पी ऑफ H2O, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को, यहाँ किसी भी बच्चे को ये समझ में आ गया कि ऊपर वाले में जो हमें दे रखा होगा ये जो दे रखा होगा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग अस एंथैल्पी ऑफ H2O वो देंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O।
या एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, हमें उसकी वैल्यू को उठा के डाल दें। हाँ बेटा, यही आप। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड, हीट ऑफ फेज चेंज। हीट ऑफ फेज चेंज पे आते हैं बच्चों। गाइस प्लीज, हीट ऑफ फेज चेंज, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज phase of substance under particular condition. Required for phase. कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा तो उसके एक्चुअल पार्ट्स पढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फेज चेंज का मतलब है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस। दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, फेज चेंज। जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जिसे हम लिखते हैं डेल्टा एच नॉट फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है मेल्ट कर देना, सॉलिड को लिक्विड में भेज देना। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 mole of substance at constant temperature and 1 atmosphere pressure। प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? तो H2O का अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देख रहा हूं, दैट इज H2O सॉलिड गिविंग H2O लिक्विड। और तुम्हें डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है तो हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच वैल्यू दे रखा है। स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड टू लिक्विड इन केस ऑफ फ्यूजन। हाँ, फेज चेंज। ठीक है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पे आते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 mole of substance at constant temperature and 1 atmosphere pressure। ओके गाइस, जैसे एस्ट्रो का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन। H2O के लिए वो रिएक्शन क्या होगी? H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज द रिएक्शन दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व। हाँ या ना? लिक्विड से गैस में भेज। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हाँ हाँ, सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन। हीट required to sublime 1 mole of substance at constant temperature and 1 atm pressure। Clear है guys? CO2 solid giving CO2 gas। समझ आया नहीं आया बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं। ये थर्ड था मेरे ख्याल में। ये थर्ड था नहीं था बच्चों?
दिस वाज द थर्ड वन, फोर्थ, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। सारे स्टेट्स के लिए नहीं, एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में भेज दीजिए। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of an allotrope form changes to another form। जैसे कार्बन डायमंड को हमने किसमें भेज दिया, कार्बन ग्रेफाइट, या ग्रेफाइट को डायमंड में भेज दिया। दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं। इसका यूज कहाँ है? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वापिस इसी पे जाते हैं जो हमने स्टार्ट किया था, जहां से गाइस हमें, कहाँ गया हमारा ये रिएक्शन, मैंने फिर से लिखी थी ना यहाँ पे। अगर हमारे को H2O यहाँ पे लिक्विड के बजाय गैस दे रखा है, बच्चों ध्यान से देखो, हमें दे रखा है H2O गैस। क्लियर है बच्चों? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा H। और हमें दे रखा है डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ H2 लिक्विड। तो क्या करोगे बच्चों? हम कहेंगे हम सॉल्व करना चाह रहे हैं कि 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ दिस प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ दिस माइनस 9/2 एंड टाइम्स एंथैल्पी ऑफ दिस एंड एंथैल्पी ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ है ना? अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर तुम इसको, इसकी वैल्यू को जो हमें यहाँ पे दे रखी है, इस वैल्यू, लेट दिस वैल्यू बी x, अगर तुम यहाँ पे 3x लेते हो प्लस 3 टाइम्स CO2 माइनस 9/2 टाइम्स O2 माइनस C3H6, तो बेटा रिएक्शन कौन सी बनेगी तुम्हारी? H2O लिक्विड वाली। अब तुम्हें क्या करना है, लिक्विड को किसमें भेजना है? गैस में। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, जो H2O लिक्विड टू गैस की एनर्जी है, डेल्टा H कौन सा बच्चों? वेपराइजेशन, वो ऐड कर दो इसमें। जैसे तुम डेल्टा H वेपराइजेशन ऐड करोगे H2O लिक्विड में, वो लिक्विड किसमें चला जाएगा? गैस में। मतलब अभी जो तुमने CX किया है, ये तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ H2O लिक्विड के हिसाब से दे रहा है रिएक्शन का डेल्टा H। हमें चाहिए H2O गैस। अच्छा एक चीज और, लेट द एंथैल्पी, लेट द एंथैल्पी ऑफ डेल्टा, मतलब लेट दैट एंथैल्पी भी डेल्टा H वेपराइजेशन। तो क्या तुम्हारा डेल्टा H वेपराइजेशन ऐड करने से आंसर आ जाएगा? 3 टाइम्स डेल्टा H वेपराइजेशन ऐड नहीं करना चाहिए। वी शुड हैव 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन तो एक H2O लिक्विड को गैस में भेज रहा है, हमें 3 मोल H2O लिक्विड को गैस में भेजना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? तो जब हम उसके अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन जो भी बनेगा हमारा, उसमें जब हम ये ऐड कर देंगे, तो हमारा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H आ जाए। समझ में आया या नहीं आया? सब निकालेंगे, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल को दे रखा होगा। हाँ दे रखा होगा मोस्टली। नहीं आया समझ में? हाँ बताओ क्या। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें H2O, दिस शुड बी, मैं लिख के बताता हूँ, इट शुड बी 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ H2O गैस, ये होना चाहिए था। मैंने लिया H2O लिक्विड प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ CO2 गैस स्टेट अलग माइनस C3H6 माइनस 9/2, है ना बेटा? स्टेट अलग। ये 0 है, ये हमें दे रखा होगा। अभी जो हमारा निकल के आ रही है वैल्यू, किसके लिए आ रही है? H2O लिक्विड के लिए आ रही है। हमें किसके लिए चाहिए बेटा? गैस के लिए। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, पूरा एक्सप्रेशन ये किसके लिए दे रहा है? डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन, विच रिएक्शन? लिक्विड।
अब गैस चाहिए, तो डू यू रियलाइज मुझे डेल्टा एच वेपराइजेशन ऐड करना चाहिए। तो बेटा इसमें 3 टाइम्स डेल्टा एच वेपराइजेशन ऐड नहीं करूंगा ऑफ H2O। बताओ, यही तो लिखा है मैंने। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ओके ग्रेट, दैट वाज द होल आइडिया बच्चे। आगे चलते हैं। यही था ना? हाँ ठीक है बच्चे, अब आते हैं। अभी तो बहुत एंथैल्पीज है, क्लास आधी ना हुई हमारी एंथैल्पीज की। 7 तक कर दो सर, फ्राइडे को कर नहीं, 7:30 जाएगी शायद। हीट ऑफ डिसोसिएशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, ये सारी एक ही चीज है। बच्चों जस्ट अ सेक। हाँ, तब आते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसे बीडी बोलते हैं। डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन या डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है बच्चों? ये है क्या? दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole bonds in a molecule in gas phase. The molecule should be in gas phase into gaseous atom. इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ डेफिनेशन देख के कि एनर्जी सप्लाइड है, लिखा तो वाई है मैंने, लेकिन हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तोड़ने के लिए तो एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी ना बेटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज द एनर्जी सप्लाइड। जैसे अभी मैं रिएक्शन की टर्म में समझाता हूँ। हमें कहा गया डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, एच बॉन्ड, एच बॉन्ड। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी बच्चों? हमें ये वैल्यू दे रखी है से 50। व्हाट इज द रिएक्शन एसोसिएटेड विद दिस वैल्यू? इसका मतलब ये है हम 1 मोल एच बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं टू गिव गैसियस एटम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? समझ आया नहीं आया? ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी ये बच्चों, H2 गैस गिविंग 2H गैस। ये चीज समझ में आई नहीं आई? बताओ मुझे। बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड, सपोजिंग हमें 50 दे रखी है, तो हम कहेंगे ये एनर्जी 50 है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दो प्रोसेस के लिए। ये है 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए नहीं है, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं टू गिव अस गैसियस एटम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और ये सारा किस में हो रहा है? गैस फेज में। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैस फेज। लेफ्ट साइड में भी गैस, राइट साइड में भी गैस, और हम उस रिएक्शन में 1 मोल बॉन्ड तोड़ रहे हैं। समझ आ गया नहीं आ गया बच्चों? जैसे अगर मैं कहता हूं डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ओ डबल बॉन्ड, उससे एसोसिएटेड रिएक्शन क्या होगी बच्चों? इट इज गोइंग टू बी O2 गैस गिविंग 2O गैस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे O का डबल बॉन्ड होता है। नहीं नहीं, 1 मोल बॉन्ड, इट माइट बी 1 मोल डबल बॉन्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू माइट हैव 1 मोल ट्रिपल बॉन्ड इन केस ऑफ N2। ठीक है बच्चों? समझ आया नहीं आया है? राइट। अब आते हैं नोट पे, एक इंपॉर्टेंट नोट।
एकदम से हिट नहीं कर रहा होता। जैसे हमारा था ना, फॉर्मेशन ऑफ H2 इज सेम एज कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। मुझे बताओ व्हाट इज डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H गैस, ये क्या होगा बच्चों? gas का फॉर्मेशन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी इससे, इससे एसोसिएटेड रिएक्शन क्या होगी? ये नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल H एटम। ये घिनौना तरीका है हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देने का। क्वेश्चंस में बॉन्ड एनर्जी के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है गाइस? बॉन्ड एनर्जी के भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। पहले अभी इसको मैं 1 मिनट में बताता हूँ। बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं, बॉन्ड एनर्जीज में क्या कर रहे होते हैं हम, उसका भी एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। से H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2। अभी जो हमने देखा था ना बेटा, डेल्टा H रिएक्शन निकाल, सुनते आना कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन कमिंग क्वेश्चन जो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2 है। हम कहेंगे इसके अंदर तुम्हारा एक तो तुम एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकाल लो, राइट? दैट वाज वन वे। एंथैल्पी ऑफ H2 माइनस एंथैल्पी ऑफ H2 माइनस एंथैल्पी ऑफ O2 का हाफ, राइट? दूसरा तरीका है बॉन्ड एनर्जीज की टर्म में निकाला, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की टर्म में आंसर निकाला। वो कैसे निकल के आता है उसे देखो। क्या हम लिख सकते हैं, पहले हमें बॉन्ड तोड़ेंगे, हम सारे के सारे बॉन्ड तोड़ेंगे और फिर सारे के सारे बॉन्ड बनाएंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे। पहले हम रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड तोड़ देंगे, एटम्स में बना देंगे। H2 को H में ब्रेक कर देंगे, O2 को O में ब्रेक कर देंगे, और फिर हम नए बॉन्ड बनाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो सबसे पहले हम एनर्जी देंगे, वी विल हैव टू सप्लाई एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स। क्लियर है? आदत तो ये आया प्लस साइन के साथ। कितने मोल H2 ब्रेक किया, रिएक्शन जो बैलेंस है उसी के हिसाब से जा रहे। तो हमने HH की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ऐड कर। क्लियर है? इससे हमारा ये ऐड करते ही हमारा H2 किस में ब्रेक हो गया, 2H में। O डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड एनर्जी है उसका हम आधा लेंगे बेटा, इससे हमारा, क्योंकि हम हाफ मोल O2 को ब्रेक कर रहे हैं, O की जो बॉन्ड एनर्जी है, डबल बॉन्ड की जो एनर्जी है उसका हमने आधा लिया, क्योंकि हम हाफ मोल O2 को ब्रेक कर रहे हैं। अब हम बनाना चाह रहे हैं बॉन्ड, तो एनर्जी रिलीज होगी। अभी हमने सप्लाई करी, अब हम रिलीज होगी एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 1 मोल H2O बन रहा है, 1 मोल H2O में कितने बॉन्ड है? 2 OH बॉन्ड है या नहीं है? तो कैन आई डू इट एज 2 इंटू OH की बॉन्ड एनर्जी। दिस विल गिव अस द डेल्टा H रिएक्शन। ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये बताओ पहले। तो which तो एक H2O बेटा, एक H2O के अंदर कितने OH बॉन्ड होते हैं बताओ बेटा? 2 होते हैं ना, तो वही 2 लिखा है। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? दिस इज डेल्टा H रिएक्शन। ये भी बता दो, यहां तक समझ आ गया पहली चीज? ये क्लियर हो गया? ये होता है बॉन्ड एनर्जीज की टर्म में डेल्टा H रिएक्शन निकाल। डेल्टा H रिएक्शन दो तरीके निकल सकता है, एक जो मैंने तुम्हें बताया उसको बोलते हैं हेस लॉ, वो निकालने का तरीका है हेस लॉ, पहले वाला। ये है बॉन्ड एनर्जी से डेल्टा H निकाल। बॉन्ड एनर्जी से समझ आया नहीं आया? पहले ये बताओ, जो तुम्हारे बॉन्ड टूट रहे हैं उसके आगे पॉजिटिव, जब बॉन्ड बन रहे हैं उसके आगे नेगेटिव। तुम्हें बॉन्ड एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं दे रखी, बॉन्ड एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। इट इज द एनर्जी सप्लाई टू ब्रेक बॉन्ड। तुम्हें पॉजिटिव दी होगी, तुम अपने आगे, अपने आप उसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा रहे हो। जब बॉन्ड बन रहे तो नेगेटिव लगा दिया, जब बॉन्ड तोड़ रहे हो तो पॉजिटिव लगा दिया। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चे? आ गया? अब हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली या तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे दे, वो कहे HH की बॉन्ड एनर्जी 50, O डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 100, OH की बॉन्ड एनर्जी 75 या 80। बताओ तुम्हारा कितनी एनर्जी रिलीज हुई या लगी इन द रिएक्शन। इस टाइप से दे रखा होगा क्वेश्चन। गेटिंग द आइडिया? अब क्वेश्चन में उन्होंने एक शराफत से वैल्यूज नहीं दी। उन्होंने तुम्हें क्या कहा,
इस पर्टिकुलर केस में हाँ नेगेटिव आएगी, क्योंकि कंबशन रिएक्शन है ना बेटा, नेगेटिव आएगी। लेकिन आइडिया बीइंग, ध्यान से सुनो बच्चों, उन्होंने डायरेक्टली तुम्हें वैल्यूज नहीं पकड़ाई, डायरेक्टली वैल्यूज नहीं पकड़ाई। तो हम क्या कहेंगे, कैसे वैल्यूज पकड़ाई उन्होंने? उन्होंने दे दिया डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एच गैस, एटॉमिक हाइड्रोजन का डेल्टा एच फॉर्मेशन दे दिया। डू यू रियलाइज ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आधा है? ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है? नहीं आया तो बताओ। नहीं आया? ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन इससे एसोसिएटेड है, ये चीज समझ आ रही है? ये भी नहीं आ रही। बॉन्ड फॉर्मेशन ये तो आ गया। फॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन यू आर मेकिंग 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। हाइड्रोजन का एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट किस फॉर्म में? H2। और हम 1 मोल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, 1 मोल H बनाना चाह रहे हैं फ्रॉम H2 इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। तो यही तो रिएक्शन होगी उसकी। 1 मोल H बनाना चाह रहे हैं फ्रॉम एलिमेंट विच इज हाइड्रोजन इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? अब डू यू रियलाइज, अगर हमें एच एच की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी होती, वो होती से 100, एग्जाम्पल ले रहा हूं, वो 100 है। उन्होंने तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया, ये वैल्यू दे दी। डू यू रियलाइज उन्होंने तुम्हें एक्चुअली 50 वैल्यू पकड़ा रखी है। मतलब उन्होंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तुम्हें शराफत से नहीं दी, उन्होंने तुम्हें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आधी वैल्यू पकड़ा दी। गेटिंग द आइडिया नॉट? नहीं आया समझ में? मैं भी बताता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें क्वेश्चन में एच एच की एनर्जी दे रखी होती, एच ओ की दे रखी होती, ओ की दे रखी होती, हम क्वेश्चन में सॉल्व कर देते। अब उन्होंने तुम्हें इसका डेल्टा एच दे दिया एज एक्स। क्या तुम रियलाइज कर पा रहे हो कि एच एच की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज एक्चुअली गोइंग टू बी 2x? ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? बेटा उन्होंने तुम्हें इसकी वैल्यू दे रखी है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या थी? H2 गिविंग 2H। इन दोनों में रिलेशन दिख रहा है? क्या रिलेशन? ये मैं वहां से रिलेट कर रहा हूं। ये वैल्यू इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उन्होंने तुम्हें इसकी वैल्यू पकड़ाई है, यार ये तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आधा है। जब तुम रिएक्शन को हाफ करते हो तो उसकी डेल्टा एच वैल्यू भी क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। उन्होंने तुम्हें शराफत से 100 वैल्यू नहीं पकड़ाई, उन्होंने एटॉमिक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन 50 दे दिया। अब तुम्हें समझना है, क्या उसने हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी है? खराब तरीके से दी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? उन्होंने तुम्हें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी है, खराब तरीके से दी। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, फॉर्मेशन ऑफ H2O की बजाय कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दे दिया, ऐसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शराफत से देने के बजाय उसकी आधी वैल्यू पकड़ा दी। जब तुम वैल्यूज डाल रहे हो H2 के लिए, तो यू हैव टू एंश्योर कि यार गलत नहीं डाल रहा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सपोजिंग तुम्हें ये x दे रखा है, 1 सेकेंड, सपोजिंग ये हमें x दे रखा है, तो यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे बेटा, दिस इज गोइंग टू बी 2x। क्योंकि हमें पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी x नहीं है, उसका आधा x है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज एक्चुअली 2x। ये गलतियों के चांस है बेटा, गलती हो सकती है यहाँ। हमें x ये दे रखा है, हाँ, फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन की वैल्यू दे रखी है, और हमें पता लगाना है उससे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो। समझ में आया नहीं आया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। शराफत से हमें वो वैल्यू नहीं पकड़ाई गई क्वेश्चन के अंदर। किसी केस में हाँ 1/3 भी हो सकती है, लेकिन अभी इस वाले में 1/3 नहीं होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या होता है, 1 मोल बॉन्ड ब्रेक कर। अभी तुम नेक्स्ट करोगे उसमें तुम समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस आएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन में तो इसी टाइप से आएगा। क्लियर है गाइस? ये चीज पक्का क्लियर हुई या नहीं हुई कि तुम्हें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे निकालनी है, अगर तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन या एटॉमिक ऑक्सीजन या एटॉमिक नाइट्रोजन दे रखा है? इस बॉन्ड डिसोसिएशन, गाइस ये कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर है जो मैंने अभी बताया? क्लियर है? फाइन। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ,
डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2। ये चीज समझ आई नहीं है। गुड, नेक्स्ट पे आते हैं। 6। तो थोड़ा एक उसको हाँ, नाउ लेट अस गो ऑन टू हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अभी बहुत हीट है बच्चों। हीट ऑफ लैटिस, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ आयोनाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, कोई बात नहीं, अभी सुनते आओ। कर लिया। अच्छा बच्चों, एक और चीज गाइस, ये जो रिएक्शन मैंने बताई, इसमें डू यू रियलाइज जब भी तुम बॉन्ड एनर्जी से वैल्यूज निकाल रहे होगे, हमेशा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इन गैसियस फेज। जब भी तुम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से डेल्टा एच वैल्यू निकाल रहे हो, तो तुम्हारा रिएक्टेंट और गैसियस इन गैसियस फेज के टर्म्स में निकलेगी वो, क्योंकि तुम्हारा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो गैसेस के लिए लगती है। मतलब अगर हम ये इस चीज के लिए H2 प्लस O2 गिविंग H2O, ये जो वैल्यू निकल के आई है किसके लिए निकल के आई है बच्चों? गिविंग H2O गैस के लिए निकल के आई। अगर यहाँ पे हमारे पास H2O लिक्विड होता तो कैसे निकालते? तो हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज के साथ साथ एक और चीज भी दी होती, वेपराइजेशन दिया होता। और अब एक और चीज देखो, हमने जो निकाला है वो किसके लिए निकाला है? अभी गैस के लिए। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन गैसियस फेज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कोई भी चीज सॉलिड फेज में या लिक्विड फेज में होगी तो हमें उनकी स्टेट चेंज की वैल्यूज दे रखी होगी, है ना? जैसे डेल्टा एच वेपराइजेशन अभी दे रखा होगा। अब मुझे बताओ, उसको मैं ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं, ये और बताओ। अगर मुझे यहाँ पे H2O लिक्विड चाहिए इंस्टेड ऑफ गैस, हमारी जो वैल्यूज निकल के आई है वो गैस के लिए आई है। गैस से हम लिक्विड पे जाना चाह रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? वी विल हैव टू सबट्रैक्ट दैट डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू। हमारी जो रिएक्शन, हमारा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये क्या दे रहा है? ये H2O गैस दे रहा है। हमें गैस की जगह लिक्विड चाहिए। हीट इज गोइंग टू बी रिलीज। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? गेटिंग द आइडिया? H2O गैस का हमारा, ये जो वैल्यूज हमारा एक्सप्रेशन बनाई है H2O गैस के लिए बना है। हमें चाहिए H2O लिक्विड, तो विल हैव टू कन्वर्ट दैट गैस टू लिक्विड। मतलब वेपराइजेशन हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? कितने बच्चों को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? गुड। हाँ बेटा बोलो, ये समझाना है। बेटा देखो, अभी जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, ये H2O गैस बता रहा है। हमें चाहिए यहाँ पे H2O गैस के बजाय वी नीड H2O लिक्विड। हाँ, तो गैस के बजाय मुझे लिक्विड चाहिए। वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू, ऐसे समझो बच्चों, इसको ऐसे समझना आसान रहेगा। हमारे पास एक रिएक्शन क्या है? H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस, हाँ है ना? इसकी वैल्यू से है +100। हम कहेंगे हमारा H2O गैस तो बना पड़ा है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये हेस लॉ का थोड़ा आइडिया देना चाह रहा हूं। H2O गैस हमारा ये वाली रिएक्शन बनी, हमारी रिएक्शन क्या बनी है? ये वाली। हमें यहाँ पे H2O गैस के बजाय क्या चाहिए? H2O लिक्विड। डू यू रियलाइज हम इस रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा? सोच के देखो, इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने का मतलब है H2O गैस यहाँ पे, H2O लिक्विड यहाँ पे, और अब इस रिएक्शन को इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे H2O गैस कट जाएगा एंड यू विल हैव H2O लिक्विड ओवर हियर। दो रिएक्शंस को ऐड कर दिया हमने। हाँ बेटा, ये मैं बता रहा हूँ, ये वैल्यू हमें दे रखी है। सुनते आना बच्चे, ये वैल्यू हमें दे रखी है और हमें H2 प्लस O2 गिविंग H2O लिक्विड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है, इसको रिवर्स करके उसमें ऐड कर देंगे। किस रिएक्शन के अंदर ऐड कर देंगे? इस रिएक्शन के अंदर ऐड कर देंगे। रिवर्स करके मैंने लिख दिया, इस रिएक्शन को लिख दिया। अब ऐड कर दिया,
तो डू यू रियलाइज यहाँ पे H2O गैस था, यहाँ पे H2O गैस था, एक के रिएक्टेंट में एक के प्रोडक्ट, वो कट गया, बचा क्या? H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग H2O लिक्विड। 100 का क्या हुआ? अब मैं नहीं अभी बताना चाह रहा हूँ, ये रिएक्शन हमने कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करी मैं वो बता रहा हूँ, टू गेट द फाइनल रिएक्शन। जो हमें रिएक्शन चाहिए थी उसमें H2O लिक्विड चाहिए था हमें, वो हमने कैसे निकाला? बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द रिएक्शन। जैसे तुम रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो ना, वैसे तुम उनकी डेल्टा एच वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो। अभी मैं बता रहा हूँ ना बेटा, देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, जस्ट अ सेक, दैट विल बी बेटर। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। बच्चों देखो, हमें H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2O लिक्विड गैस दे रखा, ये हमने इसका डेल्टा एच निकाल दिया। इसका डेल्टा एच किससे निकाला बच्चों हमने? नहीं नहीं, ये हमने डेल्टा एच निकाला, इसकी डेल्टा एच वैल्यू आई से -500। ओके बेटा, स्टेट दिख रही है बच्चों? ये कहां से आई वैल्यू? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से हमने निकाला। क्लियर है गाइस? अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी? H2। हमें जो वैल्यू चाहिए एक्चुअली, हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो इसकी पूछी गई है, H2O लिक्विड। क्लियर है गाइस? हमें इसकी वैल्यू पूछी गई, ये हमने निकाला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है बच्चों। तो मुझे बताओ, H2O ये और दे रखा है हमें, डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ H2O और दे रखा है। क्लियर है गाइस? तो मैं कह रहूंगा कि हमें ये रिएक्शन दे रखी है, H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस, ये हमें दे रखा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें इन दोनों रिएक्शन से 1 और 2 से हमें 3 बनाना है। 1 और 2 को यूज करके वी हैव टू मेक द थर्ड इक्वेशन। कैसे करोगे बच्चों? एक काम करो, 1 - 2 कर दो, तुम्हारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। 1 - 2 का मतलब क्या होता है? 2 को रिवर्स करके 1 में ऐड कर। गेटिंग द आइडिया? 1 - 2 को हमने लिख सकते हैं, 2 को रिवर्स किया, 1 एज इट इज रखी, 2 को रिवर्स करा और 1 में ऐड कर। समझ आ रहा है बच्चों? तो जब तुम 2 को रिवर्स करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा? H2O गैस गिविंग H2O लिक्विड, हाँ है ना बच्चों? अब तुम इसको, ये -2 है, ये क्या है? -2। डेल्टा एच इसका क्या है बेटा? गेटिंग द आइडिया? मतलब ये डिफरेंट रिएक्शन है, दिस इज नॉट 2, दिस इज -2। अब इसको ऐड करो 1 में, तो तुम देखोगे यार ये रिएक्शन बच गई, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग H2O लिक्विड। तो हमने कहा 1 - 2 इज गिविंग अस 3, 1 का डेल्टा एच -2 का डेल्टा एच विल गिव अस 3 का डेल्टा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे हम रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसे हम उनकी डेल्टा एच वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझे या नहीं समझे बेटा? पक्का समझ गए? तो मैं ये बता रहा हूं, ये हमें -500 दे रखा था, वेपराइजेशन हमें 50 दे रखा था, तो हम कहेंगे हमें थर्ड इक्वेशन का डेल्टा एच चाहिए, इट इज गोइंग टू बी -500 माइनस नेगेटिव ऑफ सेकंड रिएक्शन विच वाज 50, एनर्जी इसमें रिलीज होगी 550। जैसे उनका डेल्टा एच, जैसे हमने रिएक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट करी, वैसे उनकी डेल्टा एच वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट। हमें डेल्टा एच ऊपर वाली रिएक्शन का दे रखा था, हमें वेपराइजेशन का दे रखा, और हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा। तो हमने क्या किया, पहले की डेल्टा एच को एज इट इज, दूसरे वाले डेल्टा एच को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी गॉट द डेल्टा एच फॉर द थर्ड रिएक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? कुछ ही आई ना? इंपॉर्टेंट है, उतना काफी है। ये चीज, सब दो चीजें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। एक तो ये कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस फेज में रखता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो मैंने बताया वो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाए कि रिएक्शन को हम ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारा फाइनल रिएक्शन बन जाए, और डेल्टा एच वैल्यूज उसी हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते ना। इसको तो मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चंस करेंगे। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं जो अभी मैंने बताई है? जैसे हम
रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी डेल्टा एच वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? रिएक्शन जिस हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसी हिसाब से डेल्टा एच वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट होएगी। हीट ऑफ एटमाइजेशन पे आते हैं। इट इज हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक all bonds in 1 mole of molecule normally in gas phase, normally in gas phase into gaseous atom। यार ये चीज बहुत सिमिलर लग रही होती है जो अभी हमने पढ़ा है उसके। वहां पे हम एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ रहे थे, यहाँ पे हम एक मोल मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं टू गिव गैसियस एटम। एक में हम एक मोल बॉन्ड तोड़ रहे थे, एक में हम एक मोल मॉलिक्यूल को ब्रेक कर। कुछ ऐसी फील आ रही है या नहीं आ रही है बच्चों? डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन is equal to delta H naught bond dissociation for diatomic। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। जैसे एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? हम एक मोल हाइड्रोजन को ब्रेक कर रहे हैं टू गिव अस गैसेस एटम। यानी रिएक्शन तो वही जो अभी हमने बॉन्ड डिसोसिएशन की पढ़ी। समझ आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? अगर मैं डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन देख रहा हूं किसका? हाइड्रोजन का। तो डू यू रियलाइज उसकी रिएक्शन वही होगी जो अभी हमने बॉन्ड डिसोसिएशन में देखी थी फॉर हाइड्रोजन। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हम एक मोल बॉन्ड नहीं ब्रेक करें, एक मोल मॉलिक्यूल विच इज हाइड्रोजन H2, एक मोल H2 को ब्रेक कर रहे हैं इनटू गैसियस एटम। हाँ या ना? बोलो गाइस। ये जो मैंने अभी ऊपर लिखा है ये वही तो है। जो बॉन्ड डिसोसिएशन है वही तुम्हारा एटोमाइजेशन है फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो लेकिन इसमें हम मॉलिक्यूल को इसमें हम 1 मोल मॉलिक्यूल को ब्रेक कर। अब सपोजिंग डेल्टा एच एटोमाइजेशन हमें चाहिए ऑफ HCl गैस, तो क्या होगा बच्चों? it will be same as delta H bond dissociation energy of HCl bond। क्योंकि दोनों में तुम क्या कर रहे हो? ये होगी तुम्हारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज वेल एज एटोमाइजेशन की energy। हाँ है ना? एक में हम ऐसे सोच रहे हैं कि एक मोल HCl बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक में हम एक मोल HCl को ब्रेक कर रहे हैं, एक में हम एक मोल HCl बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं। एक रिएक्शन में सोच रहे हैं हम, जब हम बॉन्ड डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू ब्रेक 1 मोल HCl बॉन्ड। When we are talking about atomization, we are breaking 1 mole of HCl into atom। दोनों के लिए रिएक्शन सेम आ जाए। हाँ या ना? डेल्टा एच भी सेम होगा, रिएक्शन सेम है, डेल्टा एच सेम। अभी सुनते आओ, इसका मेन यूज होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे डेल्टा एच एटोमाइजेशन देखते हैं ऑफ H2O गैस। बच्चों इसमें हम क्या कर रहे होंगे? H2O गैस के एक मोल को ब्रेक कर रहे होंगे इनटू गैसियस एटम। ये चीज समझ में आई नहीं आई? यहाँ पे हम एक मोल H2O को ब्रेक कर रहे होंगे इनटू गैसियस एटम। डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ H2O गैस, एक मोल H2O को ब्रेक कर रहे होंगे इनटू गैसियस एटम। हाँ या ना? ये है एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन ए, डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ H2O गैस। हाँ या ना? लेकिन बच्चों क्या हम एटोमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं? काइंड ऑफ रिलेट करा जा सकता है, क्योंकि देखो ये जो रिएक्शन हमने लिखी है इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली? डू यू रियलाइज इसमें हम 2 मोल OH बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं। हाँ या ना? एक
ये एटोमाइजेशन की रिएक्शन, ये चीज समझ आ रही है। एक मोल मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं इनटू गैसेस एटम, आए ना। लेकिन डू यू रियलाइज H2O के अंदर दो OH बॉन्ड होते हैं। तो कैन यू से डेल्टा H एटोमाइजेशन will be nothing but 2 times delta H bond dissociation energy of OH bond। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, दो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसका जो एटोमाइजेशन है, इट इज गोइंग टू बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड का डबल। ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई, नहीं हुई तो बताओ अभी। बच्चों हमें H2O गैस को हमने ब्रेक किया इनटू गैसियस एटम। इस रिएक्शन को थोड़ा विजुलाइज करो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड। रिएक्टेंट साइड में तो हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में कोई बॉन्ड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। वी आर लेफ्ट विद गैसियस एटम, हाँ ना बच्चों। तो डू यू रियलाइज इसमें सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं रही। सो कैन आई राइट डाउन डेल्टा एच एटोमाइजेशन एज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेक में डू यू रियलाइज H2O में 2 मोल OH बॉन्ड होते हैं। स्ट्रक्चर से तुम देख सकते हो 2 मोल OH बॉन्ड है। तो कहना ही सही, यहाँ पे जो अगर तुमने सपोजिंग ऐसे मान के चलो यहाँ पे 200 जूल एनर्जी तुम्हें देनी पड़ी, तो OH की बॉन्ड एनर्जी क्या रही होगी, सोच के बताओ। अगर H2O को ब्रेक करने में तुम्हें 200 जूल एनर्जी देनी पड़ी, तो OH की बॉन्ड एनर्जी क्या रही होगी, 100 रही होगी ना, क्योंकि तुमने 2 OH बॉन्ड ब्रेक करे हैं एक H2O से, हाँ है ना। तो ये एक तरीका हो गया तुम्हें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देने का, एक और तरीका उन्होंने तुम्हें एटोमाइजेशन दे दी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों, दे हैव गिवन यू एटोमाइजेशन, दे हैव गिवन यू हीट ऑफ एटोमाइजेशन, जिससे तुम बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हो किसी भी बॉन्ड की। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आए। तो यहां से तुम बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हो अगर तुम्हें एटोमाइजेशन दे रखा है, क्लियर है। बट दिस इज योर मीन बॉन्ड एनर्जी, यहां से जो निकल के आ रहा है वो तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है, मीन बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे तुम मान के चल रही हो कि जो दोनों OH बॉन्ड थे दे वर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। होता क्या है, जब एक H टूटता है उसके बाद दूसरे वाले की एनर्जी चेंज हो जाती है। समझ आ रहा है, अगर एक की से 100 है तो दूसरे की हो सकता है 110 हो। गेटिंग द आइडिया, मतलब दोनों OH बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ सेम एनर्जी। एक H टूटने के बाद दूसरा H तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज डिफरेंट। ऐसा है कि एक कैच छोड़ने के बाद तो स्ट्रांग हो जाता है थोड़ा, हम क्या कहते हैं कि थोड़ा दूसरे के टूटने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो आइडिया इज, अगर तुम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो बॉन्ड डिसोसिएशन है, यू आर गेटिंग मीन बॉन्ड डिसोसिएशन, या मीन बॉन्ड एंथैल्पी इज व्हाट यू आर गेटिंग। समझे या नहीं समझेगा है, पक्का समझ आ गया। व्हाट यू आर गेटिंग इज मीन बॉन्ड एंथैल्पी, नॉट एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। एवरेज निकल के आ रहा है, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज व्हाट यू आर गेटिंग। हाँ, एक्चुअल क्या मीन, हम मीन ही निकाल रहे हो। तो मुझे बताओ डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ NH3 क्या होगा, उसकी रिएक्शन क्या होगी बच्चों। व्हाट इज द डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ NH3 गैस। इसमें हम 1 मोल NH3 को ब्रेक कर रहे हैं इनटू गैसियस एटम। समझे या नहीं समझे बच्चों, क्लियर है यहां तक, क्लियर हो गई ये चीज। तो डू यू रियलाइज इसमें कितने NH बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं बच्चों, NH3 में। ये हमारी एटोमाइजेशन की रिएक्शन है, 1 मोल NH3 को हम ब्रेक कर रहे हैं इनटू गैसियस एटम। लेकिन अगर सोचा जाए बॉन्ड एनर्जी की टर्म में, तो कितने तुम्हारे NH बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 3। So can I write down this as 3 times delta H bond dissociation energy of NH bond, हाँ या ना, क्लियर है गाइस। यहां से हमारा NH बॉन्ड की मीन बॉन्ड एनर्जी निकल के आ जाए। कोई डाउट किसी बच्चे को, गुड, दैट इज नाइस। यू विल गेट द मीन बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड अगर तुम्हें एटोमाइजेशन दे रहा, क्लियर, ग्रेट। हाँ बेटा, नोट इट डाउन। बॉन्ड एनर्जी ऐसे भी निकाली जा सकती है, तुम्हें एटोमाइजेशन दे दिया और अब तुम बॉन्ड एनर्जी निकाल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सपोजिंग CH4 है,
CH4 का एटोमाइजेशन x है, तो व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड? x/4 होगा, नहीं होगा बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? CH4 की एटोमाइजेशन एनर्जी हमें दे रखी है x, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इज गोइंग टू बी x/4। ग्रेट। मैं और एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन क्या होगा बच्चों? इट इज सेम एज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन गैस, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू, ये कहां से आ गया? ये हटेगा इससे, जस्ट अ सेक, ये कहां से आ गया? 1 सेकंड बच्चों, जस्ट अ सेक, कुछ नहीं। डेल्टा एच, ये ना समझ आ रहा होगा बच्चों, ध्यान दो, दिस इज टफ। मुझे बताओ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन की रिएक्शन क्या होगी? 1 मोल कार्बन के हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं टू मेक गैसियस एटम। अभी तक हमने क्या किया था? बॉन्ड डिसोसिएशन में तो पढ़ा था हमेशा गैस टू गैस होता है। एटोमाइजेशन में मैंने कहीं लिखा था कि, क्या लिखा था? नॉर्मली इन गैस फेज। हाँ है ना बच्चों? प्रोडक्ट्स तो गैस होंगे, रिएक्टेंट्स आर नॉर्मली इन गैस फेज। अगर मैं सब्लिमेशन ऑफ कार्बन देखूं या एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन देखूं, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी? ये सोच के बताओ। एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन या सब्लिमेशन ऑफ कार्बन की रिएक्शन क्या होगी? Do you realize it is going to be C solid giving C gas? हाँ है ना बच्चों? ये रिएक्शन इस फॉर्म में दी जा सकती है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैन बी डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस, या एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन का मतलब है कार्बन सॉलिड गोइंग टू कार्बन गैस, या कि इट कैन आल्सो बी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन गैस फ्रॉम एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। हम क्या बनाना चाह रहे हैं? कार्बन की गैसियस एटम बनाना चाह रहे हैं, 1 मोल। ये चीज क्लियर हो गई? ये तीनों चीजें इसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ या ना? ग्रेट। नेक्स्ट पे आते हैं, हीट ऑफ लैटिस। हाँ, हाँ बेटा, या लैटिस एंथैल्पी। हाँ, तुम्हें पॉज चाहिए बच्चों? हाँ, तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हीट ऑफ लैटिस या लैटिस एंथैल्पी। बहुत हमने हीट्स कर ली, ठीक है ना बच्चों? हमने एक चीज जरूर देखी है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन या एटोमाइजेशन है, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। उनके साइन हम खुद असाइन करेंगे। रिएक्टेंट्स को दे रहे हो तो पॉजिटिव, क्यों? तोड़ोगे बॉन्ड। फ्रॉड साइड में वही वैल्यूज ले रहे हो तो नेगेटिव, आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। क्लियर है गाइस? हाँ, हर केस बॉन्ड एनर्जी से अगर तुम डेल्टा एच निकाल रहे हो रिएक्शन का, तो रिएक्टेंट साइड में पॉजिटिव, फ्रॉड साइड से पहले एक नेगेटिव साइन लगा दे, क्योंकि अब हमारी एनर्जी रिलीज होने वाली। गुड। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, लैटिस। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी required to break 1 mole of lattice, ionic compound basically, into ion in their gaseous phase। कुछ समझ आया नहीं आया बच्चों? 1 मोल आयनिक कंपाउंड, सॉलिड आयनिक कंपाउंड को हमने ब्रेक कर दिया, किसमें? आयंस में, एंड दोज आयंस आर इन गैसियस फेज। जैसे एक काम करते हैं, लेट अस राइट डाउन द रिएक्शन। लैटिस एंथैल्पी की रिएक्शन लिखते हैं ऑफ NaCl सॉलिड। क्या रिएक्शन होगी बच्चों? 1 मोल NaCl सॉलिड को ब्रेक कर दो आयंस में,
and those ions must be in gaseous phase यार, समझ गए? हाँ, नेक्स्ट। हाँ बेटा, क्या बेटा? plus reactant side में। बेटा रिएक्टेंट साइड में तुम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, यू आर सप्लाइंग एनर्जी, सप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव। फ्रॉड साइड में जब तुम बॉन्ड एनर्जी से बॉन्ड बन रहे हैं, बेसिकली बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू को यूज करके तुम बॉन्ड बना रहे हो फ्रॉड साइड, तो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज नेगेटिव सप्लाइड जो करेगी टू ब्रेक द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट साइड, टू ब्रेक द बॉन्ड हमने एनर्जी सप्लाई करी पॉजिटिव, फ्रॉड साइड में एनर्जी रिलीज हुई नेगेटिव। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने कहीं लिखा था, नहीं मिटा दिया था शायद, नहीं ऊपर लिखा था ना, कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये हमारा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, समझ गए? गुड। अब हम देखना चाह रहे हैं लेटिस एनर्जी ऑफ MgCl, तो ये आएगा MgCl2 सॉलिड गिविंग Mg2 प्लस गैस प्लस 2Cl माइनस गैस। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेटिस एनर्जी क्या है? ये एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? इट इज द एनर्जी सप्लाइड टू ब्रेक द लैटिस। ग्रेट। नेक्स्ट आते, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन डेल्टा H नॉट हाइड्रेशन। नाउ इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन एटम्स या आयन in 1 mole of ionic compound get hydrated. These are the energy released when 1 mole of, hold on, हाँ, तो बच्चों में क्या कह रहा था? It is the energy released when 1 mole of ionic compound gets hydrated. ठीक है ना बच्चों? अच्छा यार, यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, when 1 mole of gaseous atom या ions in 1 mole of compound get hydrated. आयनिक मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, तो थाली का अक्षर गैसेस एटम, यस। तो डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ NaCl क्या होगा बच्चों? डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ NaCl क्या होगा? ये बंदे ऑलरेडी गैसियस फेज में है आयन, अब हमने उन्हें पानी में फेंक दिया, पानी में फेंकने दो स्टेबलाइज होंगे पानी से। क्यों? जैसे Na प्लस है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? प्लस जेल या माइनस जेल? वाटर में माइनस जेल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो Na प्लस को कौन सराउंड कर लेगा? वाटर मॉलिक्यूल का O। Cl माइनस को कौन सराउंड कर लेगा? वाटर मॉलिक्यूल का H। दोनों हो गए स्टेबलाइज, एनर्जी हुई रिलीज, उस एनर्जी रिलीज को बोलते हैं हाइड्रेशन। समझ गए? वाटर का जो गैस हाँ, जैसे मैं अभी रिएक्शन के टर्म में समझाता हूँ, Na प्लस गैस है, Cl माइनस गैस है, ये हम NaCl का हाइड्रेशन देख रहे हैं, हमने इन दोनों को पानी में फेंक दिया उठा के, एक्वस कर दिया उसका स्टेट, गैसेस से क्या बचा दिया है। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो मैं बोल रहा था वो मैं ये बोल रहा था, Na प्लस को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? H2O का O बच्चों। दिस इज द स्टेबलाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द हाइड्रेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एज Cl माइनस को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? H2O का H। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? से डायग्राम हाँ बेटा, ना ना,
गेटिंग द आइडिया, स्टेबलाइज हो रहे हैं। ये जो एनर्जी रिलीज होती है जब ये स्टेबलाइज होते हैं, दैट इज हाइड्रेशन। ठीक है बच्चों, ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नोट, गैसियस फेज में गैसियस फेज टू एक्वस जाना। कुछ ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है बच्चों कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा? जो भी हमने ऊपर रिएक्शन लिखी थी और इधर लिखी थी NaCl, ये दो रिएक्शन दिख रही हैं। ये रिएक्शन, रिएक्शन रिएक्शन वन एंड रिएक्शन, इन दोनों को ऐड कर दो गाइस। लैटिस और हाइड्रेशन को ऐड करोगे, कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कट जाएंगे। क्या बनेगा? NaCl सॉलिड गिविंग Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। मतलब हमने सॉलिड NaCl को पानी में फेंक दिया, उसमें जो हीट एक्सचेंज है, एब्जॉर्ब या रिलीज, हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता? जो तुम्हारी लैटिस है वो पॉजिटिव ठहरी, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। हाइड्रेशन है वो नेगेटिव ठहरी। हमें क्या पता उनका सम क्या आने वाला है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो इट इज अ हीट एक्सचेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, दैट इज, उसे बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हीट ऑफ सॉल्यूशन समझ में आया नहीं आया? कि सॉलिड को जब पानी में फेंक दोगे तो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब, दैट इज हीट ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड इन चीज को पानी में फेंक दो। ओके, अभी वाले नोट पे आते हैं। नोट इससे रिलेटेड नहीं था। कई बार कई बार हमें बोला जाता है डेल्टा H हाइड्रेशन फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट का हाइड्रेट हो जाना, हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाना, दैट इज योर हीट ऑफ हाइड्रेशन बच्चों। क्लियर है गाइस? जैसे CSO4 हाइड्रेट होता है नहीं होता है बच्चों? हाँ, CSO4.5H2O बनता है नहीं बनता है बच्चों? गुड। तो जैसे मैं एक काम करता हूँ, डेल्टा H हाइड्रेशन देखना चाह रहा हूँ ऑफ CSO4 एनहाइड्रस, तो उसके लिए रिएक्शन क्या होगी? उसके लिए रिएक्शन होगी CSO4 सॉलिड प्लस 5H2O लिक्विड गिविंग CuSO4.5H2 सॉलिड। एनहाइड्रस सॉल्ट का हाइड्रेट होना, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट का हाइड्रेट होके हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाना, इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर द एनहाइड्रस सॉल्ट। हाँ, ये सिर्फ एनहाइड्रस सॉल्ट के लिए। एनहाइड्रस सॉल्ट का हाइड्रेट होके हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाना, दैट इज योर हाइड्रेशन फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट। जैसे FeSO4 के लिए भी चलेगा, CSO4 के लिए भी चल रहा है। एनहाइड्रस सॉल्ट का हाइड्रेटेड बनाना, हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाना, दैट इज योर डेल्टा H हाइड्रेशन। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है, इनमें भी होगा ये। नहीं, उनका तो नहीं, उनका तो अलग है। उनका तो ये है कि हमने डिजोल्व कर दिया पानी में, इट ब्रेक्स इनटू आयन। हाँ NaCl का हाँ बेटा, हाँ NaCl का गैसियस फेज में उसको पानी में डिजोल्व कर दिया, दोज आयंस गेट हाइड्रेटेड, ब्रेक इनटू आयंस, गलत कह दिया मैंने, वो सॉल्यूशन पे ध्यान था। आइडिया इज आयंस पहले गैस फेज में, अब वो सॉल्यूशन में आ गए, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर है? अब आते हैं जो मैं अभी बता रहा था तुम्हें, हीट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, नहीं है अभी दो और, लेकिन आज की क्लास में इतना ही करेंगे। डेल्टा इज नॉट सॉल्यूशन, इट इज द हीट एब्जॉर्ब या रिलीज when 1 mole of substance is dissolved in excess of water। एक्सेस ऑफ वाटर बच्चों, क्लियर है गाइस? तो मुझे बताओ डेल्टा H सॉल्यूशन
ऑफ NaCl की रिएक्शन क्या होगी, अभी हमने पढ़ी थी. इट इज गोइंग टू बी NaCl सॉलिड गिविंग Na प्लस aqueous प्लस Cl माइनस aqueous. हाँ है ना. हाँ या ना बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज. एंड डू यू रियलाइज, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. पहले NaCl सॉलिड से Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस बना, और फिर इस गैस को जो आयन है गैसियस फेज में उनको हाइड्रेट कर दें. तो तुम देख सकते हो डेल्टा एच सॉल्यूशन, एरोज को देखो बच्चों. डेल्टा एच सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज डेल्टा एच लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी. समझ आया नहीं आया बच्चों. लैटिस एनर्जी अब सप्लाई करी, ये देखो बच्चों, सॉल्यूशन इज लैटिस प्लस हाइड्रेशन. हेस्लो जानते हो क्या कहता है? हेस्लो कहता है कि चाहे तुम एक रिएक्शन को एक स्टेप में करो, डायरेक्टली करो, या दो या मल्टीपल स्टेप्स में करो, इनडायरेक्टली बनाओ, डेल्टा एच वैल्यू रिमेन सेम. दैट इज व्हाट हेस्लो स्टेट. एक रिएक्शन को, हाँ, एक रिएक्शन का डेल्टा एच सेम है, चाहे तुम उस रिएक्शन को एक स्टेप में करो या घुमा के करो. इन एनी केस द डेल्टा एच वैल्यू फॉर द फाइनल रिएक्शन इज गोइंग टू बी सेम. मतलब एक तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं हेस लॉ से, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज डेल्टा एच लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन. समझ आया नहीं आया बच्चों? डेल्टा एच सॉल्यूशन इज डेल्टा एच लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन. समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड. अ नोट रिलेटेड टू दिस, बच्चों गैसेस के अंदर, इन गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस को हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? गैसेस को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो मुझे बताओ उसमें लैटिस तो कहीं आई नहीं. गैस का बॉन्ड थोड़ी ना ब्रेक कर रहे होते हो, वो तो ऑलरेडी गैस फेज में है. इसमें वो सिर्फ हाइड्रेशन आएगा, लैटिस तो आएगा नहीं. सॉल्यूशन वाज लैटिस प्लस हाइड्रेशन, लैटिस वाज पॉजिटिव, हाइड्रेशन वाज नेगेटिव. जब तुम गैसेस को जो ऑलरेडी गैस फेज में उसको पानी में डिसॉल्व करोगे, वीक बॉन्ड्स बनेंगे वाटर के साथ. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बट आइडिया इज गेटिंग द आइडिया कि सिर्फ हाइड्रेशन हो रहा है, लैटिस तो आए नहीं यहाँ पे पिक्चर में. जब गैसेस को पानी में डिसॉल्व करता है, देयर इज ओनली वन एनर्जी इन्वॉल्वड, हाइड्रेशन, नो लैटिस. एच नहीं नहीं, H2 गैस को हम H2 के फॉर्म में डिसॉल्व कर रहे हैं पानी. भी है. H2 ही रहेगा. जो हमारी गैसेस डिसॉल्व नहीं होती हमारे पानी के अंदर, जिसको हमारी जो फिशेज हैं वो ब्रीथ करी होती है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह. सो आई एम टॉकिंग अबाउट डिसॉल्व गैसेस इनसाइड वाटर. समझ गए? उसमें तुम्हारा सिर्फ एक एनर्जी इन्वॉल्व है, वो कौन सी बच्चों? हाइड्रेशन. तो तुम एक चीज समझ सकते हो, जब हम गैसेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं हमेशा एनर्जी इज रिलीज. वेरी इंपॉर्टेंट. गैसेस को पानी में डिसॉल्व करने पे ऑलवेज एनर्जी इज रिलीज. एंड इन सॉलिड्स नॉर्मली क्या होगा? सॉल्यूशन में दोनों आने वाले हैं, हाँ या ना? लेटिस और हाइड्रेशन. नॉर्मली लेटिस ज्यादा होता है, हाइड्रेशन कम होता है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा होता है. नॉर्मली क्या है बच्चों? लेटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन, एक्सेप्ट एक्सेप्ट व्हेन anhydrous salts are dissolved. तो वापस बैठ हाँ तब नेगेटिव आता है, क्योंकि उसमें जो तुम्हारा एनहाइड्रस सॉल्ट में जो तुम्हारी हाइड्रेशन एनर्जी आती है वो बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा शूट कर जाती है. इतनी शूट कर जाती है, इट बिकम्स मोर देन लैटिस एंड द ओवरऑल डेल्टा इज बिकम नेगेटिव. नॉर्मली पॉजिटिव आता है, इस पर्टिकुलर केस में क्या आ गया? नेगेटिव एनहाइड्रस सॉल्ट. अदरवाइज फॉर आयनिक कंपाउंड इट इज नॉर्मली पॉजिटिव. एक और कर लेते हैं, फिर एक बच जाएगा, उसे नेक्स्ट क्लास में 9:30 तक, सॉरी 7:30 तक करना था. 30 तो अभी है. नहीं नहीं बच्चा, आवाज छोटा है, ये बहुत छोटा है गाइस.
आवाज मत करो, मैं करवाने वाला हूँ, करवाना तो है ही। हीट ऑफ आयोनाइजेशन बहुत आसान है बच्चों, ये इसलिए करवा रहा हूँ। डेल्टा एच आयोनाइजेशन, हाँ, anhydrous salts are dissolved. It is the heat absorbed when 1 mole of compound dissociates completely into ion. In solution. बच्चों इसका मतलब समझो, हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड होता है जैसे NaCl, फिर उसको पानी में डालते हो, डू यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू ब्रेक इट इनटू आयन? ना, वो अपने आप आयन में ब्रेक कर जाता है। जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, उन बंदों को पानी में डालो, वो अपने आप डिसोसिएट कर जाएंगे विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट इनटू आयन, इनटू द सॉल्यूशन। दे विल ब्रेक इनटू आयंस इनटू द सॉल्यूशन। क्लियर है गाइस? राइट। तो इसका यूज हमारा सॉल्ट के लिए तो है नहीं। सॉल्ट तो अपने आप पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं आयन। सॉल्ट दो तरह के होते हैं, इसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ेंगे। सॉल्ट आर ऑफ टू टाइप्स। सॉल्ट को हम ये नहीं कहते जो कंप्लीटली ब्रेक करें या इनकम्प्लीटली ब्रेक करें, जो डिजोल्व हो रहे हैं या बहुत कम डिजोल्व हो, उसमें हम ब्रेक करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब ये है, ऐसे मान के लो 10 मोल हमने NaCl लिया, उस 10 मोल को पानी में डाला, वो 10 के 10 मोल क्या हो जाएगा, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। और डिजोल्व होने के बाद इट विल 10 मोल विल ब्रेक टू गिव 10 मोल Na प्लस 10 मोल Cl माइनस। समझ गए? कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं, जैसे ए बी कोई सॉल्ट मान लो, A प्लस बी माइनस में ब्रेक करना है, उसके हमने 10 मोल लिए, पानी में फेंक, पानी में डिजोल्व ही 10 में से कितना हुआ, सिर्फ 1 मोल। और वो जो 1 मोल जो डिजोल्व हुआ, दैट अगेन broke completely into ions giving 1 mole of A plus and 1 mole of B minus। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, आयनिक कंपाउंड हमेशा जितना पानी में डिजोल्व हुआ, पूरा का पूरा आयन में ब्रेक है। प्रॉब्लम ये है, पानी में कितना डिजोल्व हुआ, क्या 10 के 10 मोल डिजोल्व हो गए, ये क्या 10 में से सिर्फ 1 मोल डिजोल्व? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फर्क समझ आ गया? तो इसका जो यूज है वो है वीक एसिड या वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड को देखोगे HCl, यार उसको पानी में डाल दी, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा ब्रेक कर जाएगा टू गिव H प्लस एंड Cl माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो एक HCl जैसे एसिड के लिए आयोनाइजेशन क्या होगा बच्चों? जीरो होगा या नहीं होगा? एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही ब्रेक करके आयन। तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन या तो पॉजिटिव होगा या टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो किसके लिए होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के लिए। और पॉजिटिव होगा वीक एसिड या बेस के लिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे अगर मैं HCl वगैरह लेता हूं, तो उसके लिए डेल्टा एच आयोनाइजेशन इज, रिएक्शन लिख लो बच्चों, H प्लस प्लस Cl। इसके लिए हम डेल्टा एच क्या कहेंगे बच्चों, क्या है? जीरो। ठीक है। लेकिन अगर मैं HCl लेता हूं, वो ऐसा नहीं है ब्रेक नहीं करेगा आयंस में, वो ब्रेक करेगा, लेकिन अगर तुम 1 मोल ले रहे हो तो उसमें से कितना ब्रेक हुआ पानी में जाने पे? एक की वजह से 0.1 मोल डिजोल्व हुआ, मतलब ब्रेक हुआ सर। समझ आ रहा है बच्चों? हमने 1 मोल HCl लिया पानी में, उसमें से 0.1 मोल H प्लस बना और 0.1 मोल Cl माइनस, और 9.9 मोल क्या रहा? अनडिसोल्व नहीं, अनडिसोसिएटेड HCl रहा। पानी के अंदर सारे का सारा डिजोल्व है। पॉइंट ये है, डिजोल्व होने के बाद क्या वो आयंस में ब्रेक करा या नहीं? हाँ, HCl पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। HCl पड़ा है 9.9 मोल, 0.1 मोल डिसोसिएट हुआ टू गिव 0.1 मोल H प्लस एंड 0.1 मोल Cn माइनस। 1 मिनट रुक जाओ, रिएक्शन लिखनी है बच्चों।
समझ में आया नहीं आएगा? तो HCN के लिए, HCN इज अ वीक एसिड, इसका जो डेल्टा एच आयनाइजेशन है वो क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। क्योंकि अभी तो कितना डिसॉल्व हुआ है, अभी कितना, सॉरी कितना ब्रेक हुआ है, कितना आयंस में गया है? 1 मोल में से सिर्फ 0.1 मोल ब्रेक कराया है। हमने क्या स्टेटमेंट लिखी है आयनाइजेशन के लिए? 1 मोल ऑफ कंपाउंड को हमें डिसोसिएट करना है कंप्लीटली इनटू आयन। मैंने क्या बताया था बच्चों कि तुम्हारा ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो नहीं रहा है, ब्रेक हो रहा है, पूरा ब्रेक नहीं हो रहा है। तो उसको पूरा ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज योर आयोनाइजेशन। HCN ब्रेक हुआ टू सम एक्सटेंट हुआ, लेकिन हम चाह रहे हो पूरा ब्रेक हो। पूरा ब्रेक करने के लिए जो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ी, दैट इज डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ HCN। समझ आया नहीं आया बच्चे? ये हमने एक वीक एसिड का एग्जांपल लिया, एक वीक बेस का लेके देखा, NH4OH। अब ये ब्रेक हुआ होगा थोड़ा बहुत पानी में जाने पे, लेकिन पूरा ब्रेक नहीं हुआ। तो वो जो पूरा ब्रेक करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ी, दैट इज योर डेल्टा एच आयोनाइजेशन, एंड इट इज पॉजिटिव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए NaOH को डालोगे पानी में, वो बंदा ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाएगा। Na प्लस और OH माइनस में ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाएगा। नो हीट हैज टू बी सप्लाई। NaOH के लिए डेल्टा एच आयोनाइजेशन इज 0, HCl के लिए डेल्टा एच आयोनाइजेशन इज 0, HCN के लिए पॉजिटिव, NH4OH के लिए पॉजिटिव। एक वीक एसिड का एग्जांपल ले लिया, एक वीक बेस का ले लिया, जिसमें तुम्हारा डेल्टा एच आयोनाइजेशन पॉजिटिव आ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे